हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड के बारे में। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। जितने भी फंडामेंटल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिससे कि आप लोग को समझ में ये आएगा कि लॉन्ग टर्म के लिए आप जो है इस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर क्या देख सकते हैं। अच्छा आपको जो है वो फंडामेंटल मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, वो सब कुछ आज के इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस पूरी तरह से अच्छे तरीके से एकदम इजी और आसान भाषा में करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखोगे, सारा डाउट सारा जानकारी आपको मिल जाएगा, है ना। तो चलो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, बट उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको ये डिस्क्लेमर देता हूं कि ये वीडियो जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, किसी भी तरह की बाइंग एंड सेलिंग की सलाह नहीं दी जाती है ना। तो चलो अभी हम लोग सबसे पहले फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं टाटा मोटर्स की। यहां पर आप देख पा रहे होंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स लिमिटेड, यानी ये टाटा मोटर्स ग्रुप की ये कंपनी है। यानी टाटा मोटर ग्रुप जो है वो दो भागों में डिवाइड किया है कंपनी को। पहला तो कंपनी ये है जो कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड है, और दूसरा कंपनी है वो है टाटा मोटर्स कॉमर्शियल व्हीकल लिमिटेड। अब ये दोनों कंपनी में अंतर क्या है उसको समझ लीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड, इसके अंदर आपको जो है जैसे टाटा का जो कार है वो आता है इसके अंदर, और जितने भी टाटा का जो है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आते हैं, ठीक है, वो सारा जो है वो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड जो है ये कंपनी हैंडल करती है ना। अब बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स जो कॉमर्शियल व्हीकल है उसके अंदर क्या आते हैं। तो टाटा के जितने भी ट्रक वगैरह होते हैं ना, ट्रक वगैरह होते हैं वो कंपनी जो है हैंडल करती है, और जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं, ठीक है, वो सारी कंपनी जो है वो कॉमर्शियल व्हीकल्स के अंदर आती है टाटा ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो अभी हम लोग जो है बात कर रहे हैं पर्टिकुलर इस स्टॉक की जो कि है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स। इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे, तो जो है इसका जो है फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, पूरी डिटेल में एनालिसिस करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मार्केट कैप की। देखो मार्केट कैप कहने का मतलब ये है कि अगर आपको ये कंपनी, सपोज ये कंपनी आपको खरीदनी है ना, तो ये कंपनी को खरीदने के लिए कितना पैसे की जरूरत होगा, है ना। तो यहाँ पर आपको जो है वो मार्केट कैप बताता है कि आपको कितना पैसा देना पड़ेगा, तब जाकर आप जो है इस कंपनी को खरीद पाएंगे, है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे 1,51,565 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप है, जो कि आपको जो है अगर आपके पास है तो आप इसको खरीद सकते हैं, है ना। मोटा मोटी आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये जो कंपनी का ओवरऑल वैल्यू बताती है मार्केट कैप, ठीक है। अब ये तो हम लोग समझ गए, अब लोग थोड़ा समझ लेते हैं करेंट प्राइस की। तो यहाँ पर अभी मार्केट के अंदर कितना प्राइस चल रहा है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 412 का करेंट प्राइस चल रहा है इस कंपनी के, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे हाई एंड लो की। तो ये कंपनी कितना हाई लगा चुकी है और कितना लो लगा चुकी है उसको समझते हैं। देखो ये जो कंपनी है वो टोटल जो है वो 535 रुपए तक जा चुकी है, और लो की बात करें तो यहाँ पर 324 रुपए का भी लो लगा चुकी है ना। इसको भी समझना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको जो है आप मिस नहीं कर सकते हो, ठीक है। बात करते हैं स्टॉक की पी की। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं पी जो है, यहाँ पर क्या होता है, पी यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है। इससे हम लोग को ये पता चलता है कि आखिर जो है आपका जो प्राइस टू अर्निंग है वो कितना है इस कंपनी का, है ना। अब देखते हैं, यहाँ पर आप देख पाओगे 7.303 का आपको यहाँ पर पी देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि ये पी जो है ये कंपनी के लिए अच्छा है या फिर नहीं है। तो इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पर आपको इंडस्ट्री पी को देखना पड़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्री पी क्या है इसका, यहाँ पर आपको 35.2 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम लोग कंपेयर करेंगे ये दोनों पी को, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर डिसीजन लेने में अच्छा होगा कि आखिर ये जो पी है वो अच्छा है या फिर नहीं है। तो ओवरऑल बात कर लेते हैं जितने भी इंडस्ट्रियल पी है, यानी टाटा मोटर्स जैसी कंपनी और भी बहुत सारी है मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल जितनी भी कंपनियां हैं सबका पी जो है वो लगभग आपको यहाँ पर 35.2 का देखने को मिल रहा है, लेकिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स का जो पी है वो 7 रुपए का है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पर हम लोग जो है एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। अगर आपको इस कंपनी के अंदर 1 रुपये कमाना है तो यहाँ पर आपको 1 रुपये कमाने के लिए आपको 7 रुपये देना पड़ेगा,
ठीक है। ओवरऑल पी का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अगर सपोज यहाँ पर 35 रुपया होता तो यहाँ पर हम लोग ये कंसिडर करके चलते हैं कि 1 रुपया अगर हमको इस कंपनी से कमानी है तो यहाँ पर मुझे 35 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये पता चलता है पी से। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि जितना भी पी कम रहे उतना अच्छा है, ठीक है। और आपको पी चेक करने से पहले आप इंडस्ट्री पी जरूर चेक कर लें, जिससे कि आपको ओवरऑल पता चल पाए कि पी आखिर जो है अच्छा है या फिर बुरा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका पी बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू यहाँ पर जो है आप इंडस्ट्री पी है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पर डाटा मुझे मिल चुकी है जो कि बहुत अच्छी है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं बुक वैल्यू की। अब ये बुक वैल्यू क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। बुक वैल्यू उस डाटा को यहाँ पर कहते हैं जो कि अगर मान लीजिए कि आज के डेट में ये कंपनी बंद हो जाती है ना, तो अगर आज के डेट में बंद हो जाती है तो ये कंपनी जो है आपको पर शेयर के हिसाब से आपको 316 रुपया पे करेगी, ठीक है। तो ये होता है बुक वैल्यू, ठीक है। तो ओवरऑल मोटा मोटी आपको ये समझ में रखना है कि अगर इनकेस कंपनी बंद हो जाती है तो आपको पर शेयर जो है 316 का मिलेगा, है ना। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डिविडेंड यील्ड। अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड क्या होता है। तो डिविडेंड का मतलब क्या होता है, डिविडेंड का मतलब होता है कि प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को देती है। जैसे कि मान लेते हैं कि एक कंपनी है जो कि प्रॉफिट यहाँ पर 10 करोड़ का प्रॉफिट करती है, ठीक है। तो वो 10 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो सारे अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर करेगी, है ना। अगर कंपनी को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है, अपनी कंपनी को ग्रो नहीं करना है, ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट होता है वो कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर को देती है, जो भी इसके अंदर जो है शेयर होल्डर है ना। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये कंपनी जो है आपको 1.45% का जो है यहाँ पर आपको डिविडेंड देखने को मिल रहा है ना। अभी हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कंपनी जो है अगर डिविडेंड दे रही है तो बहुत अच्छी है, नहीं दे रही है तो वो बहुत खराब है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। अगर कंपनी को बड़ा करना होता है तो जो है डिविडेंड नहीं देती है। अगर कंपनी जो है पूरी तरह से स्टेबल हो चुकी है, अब इसको जो है फैलाना नहीं है, तो वो धीरे धीरे करके जो है कुछ परसेंट जो अपने शेयर होल्डर को भी देती है ना। तो यहाँ पर आपको जो है 1.45% का डिविडेंड देखने को मिलेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और ये कंपनी जो है वो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी होते हुए भी आपको जो है यहाँ पर डिविडेंड दे रही है, तो एक अच्छी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयड एम्प्लॉय यानी आरओसी की। तो यहाँ पर आपको 20% का आपको आरओसी देखने को मिल रहा है, ठीक है। आरओई की बात कर लेते हैं यानी रिटर्न ऑफ इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर 28.1% का यहाँ पर आपको जो है वो आरओई देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों में क्या अंतर है, थोड़ा एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, धीरे से समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कंपनी को 2 लाख रुपए की जरूरत है ना। तो 2 लाख रुपए की जरूरत है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं आरओई को, ठीक है। तो मान लीजिए कि कंपनी को 2 लाख रुपए की जरूरत है। मान के चलिए कि हमारे पास 50,000 रुपए है और हमारे दोस्त के पास 50,000 रुपए है। हम दोनों दोस्त जो है वो कंपनी को 50-50 देते हैं। तो कंपनी जो है वो 20K का जो है प्रॉफिट करती है टोटल, ठीक है। तो जो टोटल 20K का प्रॉफिट करती है उसमें से जो मैंने कंपनी को 50-50 दिया उसमें से टोटल हो गया 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए से जो भी डिवाइड करके आता है ना वो आता है आरओई। वो जो रिजल्ट आता है वो निकलता है वो आरओई। आरओसी क्या होता है यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है इसको समझते हैं। मान लीजिए कि कंपनी को 2 लाख रुपए की जरूरत तो थी, लेकिन हमारे पास 50,000 रुपए मिला, मैंने उसको दिया 50-50 और जो भी निकला वो हमारा हो गया आरओई, ठीक है। लेकिन उसको एक्चुअल में जरूरत 2 लाख रुपए की है, तो अब वो कहां से 2 लाख रुपए का जुगाड़ करेंगे। तो 1 लाख रुपए तो हम दोनों दोस्त मिलकर दिए, अब वो 1 लाख रुपए लोन लेगा, है ना। ये कंपनी लोन लेगी। अब ये लोन लेने के बाद क्या करेगी, जो लोन का जो पैसा है वो सारा टोटल जो है वो यहाँ पर जुड़ेगा और जो भी प्रॉफिट होगा, ठीक है, उससे डिवाइड करके जो आंसर आएगा ना वो हमारा होगा आरओसी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आरओसी, ये हो गया हमारा आरओई। अब ये दोनों में से बेहतर कौन है, तो दोनों ही जो है एक रिटर्न को कैलकुलेट करने के लिए जो है किया जाता है ना। तो सबसे जो बेहतर माना जाता है वो है आरओसी। तो यहाँ पर आपको 20% का आरओसी देखने को मिलेगा। इसको भी देखकर आप जो है यहाँ पर डिसीजन ले सकते हो, ऐसी कोई बात है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फेस वैल्यू की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि आखिर फेस वैल्यू क्या होता है, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है। तो इसको आप समझ लीजिए। देखो फेस वैल्यू क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर 2 का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है ना। तो फेस वैल्यू का कहने का मतलब है कि जब कभी कंपनी जो है वो पहली बार लिस्ट होती है कंपनी के अंदर, तो प्रमोटर जो है उसका जो है फेस वैल्यू डिसाइड करती है। हालांकि ज्यादातर जो कंपनी है वो 1 रुपये 2 रुपये या फिर 10 रुपये का फेस वैल्यू रखती है, जिसको कैलकुलेट करने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 2 का फेस वैल्यू देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, जो भी डिविडेंड आपको मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पर 1.45% का डिविडेंड मिल रहा है ना, ये डिविडेंड आपको फेस वैल्यू पे मिलेगा, ना कि आपको जो है यहाँ पर करंट प्राइस पर। करंट प्राइस पर कभी भी डिविडेंड नहीं मिलती है, फेस वैल्यू पर मिलती है, ध्यान में रखिएगा, है ना।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडस्ट्री पी की, तो वो तो आपको पता ही चल गया। तो अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न के बारे में, जिससे कि हम लोग को थोड़ा आइडिया मिल पाए। ठीक है, तो अभी हम लोग थोड़ा जानते हैं मैक्सिमम चार्ट के बारे में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट है वो आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो फर्स्ट टाइम ये कंपनी लिस्ट हुई थी मार्केट के अंदर, आप देख पा रहे होंगे लगभग 2005 के अंदर लिस्टिंग हुआ था इसका। यहाँ पर देख सकते हो 48 रुपए समथिंग का जो है यहाँ पर आपको फर्स्ट टाइम जो ऐड हुई थी कंपनी, वो प्राइस था। ठीक है, अभी आप देख पा रहे होंगे ये कंपनी धीरे धीरे करके जो है वो अच्छा खासा जो है आपको 403 रुपए तक का आपको यहाँ पर प्राइस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको जो है देखने को बहुत ही अच्छा यहाँ पर अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप यहाँ से भी एनालिसिस कर पाओगे कि आपको ओवरऑल जो है मार्केट का जो ट्रेंड है वो आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 10 ईयर की। तो 10 ईयर में भी आपको जो है वो अप ट्रेंड होती हुई मार्केट दिखाई दे रही थी। ठीक, तो 5 ईयर की बात कर लेते हैं। तो 5 ईयर से ओवरऑल आपको यहाँ पर भी आपको जो है ट्रेंड होती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आपको जो है वो 3 ईयर में देखें तो 3 ईयर में भी आपको जो है मार्केट अप ट्रेंड होती हुई दिखाई दे रही है। बात करते हैं 1 ईयर की। तो 1 ईयर के अंदर आपको जो है थोड़ा मार्केट जो है डाउन होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि 2024 के अंदर इसका जो प्राइस है वो 509 रुपये हो चुका था, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे करके इसका जो प्राइस है वो 403 रुपये यानी 100 रुपीज का यहाँ पर जो है वो आपको जो है डाउन देखने को मिल रहा है। ठीक है, इसको भी आप समझ लीजिए। 6 मंथ का भी आप देख सकते हो मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज के अंदर है। 1 मंथ के अंदर भी आपको थोड़ा मार्केट जो है वो अब बुलिश होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये तो है चार्ट जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है ना। तो हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोज एंड कॉन्स, कंपनी की अच्छाई और बुराई के बारे में, है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कंपनी की अच्छाई और बुराई की, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी चीज को देखने के लिए हम लोग बुराई अच्छाई तो देखते हैं, जिससे कि हम लोग को आइडिया मिल पाए। तो यहाँ पर जो अच्छाई है कंपनी की वो है कि कंपनी हैज रिड्यूस डेट, यानी कंपनी जो है अपने कर्जे को रिड्यूस कर रही है, कम कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट अच्छाई जो है कंपनी की वो है कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ एंड 27.2% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर। ओके, तो इसका मतलब है कि 5 साल, लास्ट 5 साल के अंदर जो है एक अच्छा प्रॉफिट जो है कंपनी जनरेट कर रही है। कंपनी हैज गुड रिटर्न एंड ऑन इक्विटी, यानी रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का अच्छा है। 29.8% का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी ये कंपनी लास्ट 3 ईयर्स के अंदर देखने को मिला है। नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी की कौन्स की, क्योंकि जहां पर अच्छाई होती है वहां पर बुराई भी होती है। तो थोड़ा सा ये कंपनी के अंदर आपको जो है एक बुराई देखने को मिल रहा है, वो है प्रमोटर की जो होल्डिंग है थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है लास्ट 3 साल के अंदर। 3 साल के अंदर कितना परसेंट? 3.82%, 3.82% का यहाँ पर आपको जो है वो डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ ज्यादा बड़ा यहाँ पर जो है डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि समझना। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कंपैरिजन की। ठीक है, पेयर कंपैरिजन की। पेयर कंपैरिजन कहने का मतलब है कि इस तरह की कंपनी मार्केट के अंदर कौन सा है और इस कंपनी के अंदर कितने कितने लेवल्स पे कौन कौन है और ये जो कंपनी है उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या है, ओवरऑल आइडिया मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पहले नंबर पर आता है हमारा मारुति सुजुकी, जिसका जो CPM प्राइस है यानी करंट प्राइस है वो 16,328 है, जो कि बहुत है ना। और दूसरी कंपनी की बात कर लेते हैं यहाँ पर M&M। ठीक है, यहाँ पर 3581 का यहाँ पर CPM है यानी करंट प्राइस है। होंडा की यहाँ पर आपको 2299 का जो है करंट प्राइस देखने को मिल रहा है। उसी के साथ टाटा मोटर्स आ जाते हैं, यहाँ पर 411 का करंट प्राइस है। इसको हम लोग कंपेयर करेंगे थोड़ा सा यहाँ पर पी से। यहाँ पर ओवरऑल मैंने आपको बताया था इंडस्ट्री का पी 35 के अराउंड आ रहा है, तो सारे का जो है 35, किसी का 32, किसी का 34, लेकिन इस कंपनी का जो है यहाँ पर आपको 7 का देखने को मिला, जो कि अच्छी चीज है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मार्केट कैप की। तो यहाँ पर देख सकते हो किसी का 5 लाख करोड़ है, किसी का 4 लाख करोड़ है। ठीक है, किसी का 1 लाख करोड़ है, किसी का यहाँ पर 1-1.5 लाख करोड़ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो है मार्केट कैप भी आपको अच्छा खासा एक कंपनी का देखने को मिल रहा है। डिविडेंड की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको डिविडेंड जो है कोई जो है 0.81% का देती है, कोई यहाँ 0.71 का देती है, कोई यहाँ पर आपको जो है 0.93% का देती है, कोई यहाँ पर आपको जो है वो 1.45 का देती है। ठीक है, ये टाटा मोटर्स आपको 1.45 का देती है, तो इससे भी आप कंपैरिजन कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नेट प्रॉफिट की। तो ये नेट प्रॉफिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पर देखो ये मारुति सुजुकी है, ये कंपनी नेट प्रॉफिट जो है टोटल 3792 करोड़ का जो है वो कमाई थी। ठीक है, बात करते हैं M&M की। तो यहाँ पर जो है वो 4376 का जो है यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिली है, नेट प्रॉफिट, है ना। हुंडई की बात करें तो 1300 समथिंग का आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। उसी के साथ टाटा मोटर्स जो है यहाँ पर 4000 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जिससे कि आपको आइडिया मिल पाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वार्टर रिजल्ट की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब थोड़ा क्वार्टर रिजल्ट के बारे में बात कर लेते हैं। क्वार्टर रिजल्ट की, तो देखो क्वार्टर रिजल्ट जो है हर एक साल के अंदर जो है वो 4 बार आती है।
तो हर एक 3 महीने के अंदर एक क्वार्टर रिजल्ट आ जाती है कंपनी की। तो यहाँ पर जो है इस कंपनी के जो क्वार्टर रिजल्ट है वो 2025 में जून का ही आया हुआ है, ठीक है, सितंबर का अभी नहीं आया है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी हमारे पास जून का डाटा अवेलेबल है, तो जून का डाटा से हम लोग जो है वो कंपेयर करेंगे, जिससे हम लोग को कुछ आइडिया मिल पाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग किससे किससे कंपेयर करेंगे। तो जून का जो डाटा है हमारा जून 2025, हम लोग कंपेयर करेंगे जून 2024 को। क्यों 24 को करेंगे, यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि 22-21 जो हमारा जो डाटा है इसका सिनेरियो कुछ अलग है, ठीक है। यहाँ पर कोरोना पैंडेमिक भी आया है, कुछ सिचुएशन ऐसा आया है जिससे कि हम लोग जो है यहाँ पर कंसिडर नहीं कर सकते। अभी का जो माहौल है कुछ और है, तो हम लोग इसी को कंसिडर करके चलेंगे कि हमारे लास्ट 1 ईयर का यानी प्रीवियस 1 ईयर के अंदर हम लोग का जो है क्या डाटा रहा है और अभी का जो डाटा है वो क्या है, दोनों को कंपेयर यहीं पर से करेंगे, ठीक है, ना कि हम लोग पीछे से करेंगे। पीछे करेंगे तो फिर हमारा जो एनालिसिस है वो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। अब हम जून 2024 और जून 2025 को कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे सेल्स का मतलब क्या होता है कि कंपनी कितना सेल्स किया है टोटल एक क्वार्टर के अंदर, ठीक है, जून के अंदर देख सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी नंबर आपको देखने को मिलेगा वो करोड़ के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप करोड़ कंसिडर करके चलेंगे। देख सकते हो सेल्स की, तो सेल्स जो है कंपनी जो है यहाँ पर 1 लाख समथिंग का सेल्स किया गया है और 2025 के अंदर भी 1,04,000 समथिंग का यहाँ पर सेल्स किया गया है, जो कि इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है ना। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस मतलब खर्चे, कितने खर्चे किया है इस सेल्स को जनरेट करने के लिए, है ना। तो देखो 91,000 का जो है खर्चा किया गया है ये कंपनी इस सेल्स को जनरेट करने के लिए, है ना, 2024 के अंदर। अब हम लोग बात करते हैं इसको, तो यहाँ पर आप देख पा रहे इस सेल्स को जनरेट करने के लिए 94 करोड़ का खर्चा यहाँ पर ये कंपनी किया है, जो कि आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, अभी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ये दोनों को घटाने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे इनसे 2024 से 2025 में, तो थोड़ा कम आपको यहाँ पर इसमें देखने को मिल रहा है। ओपीएम की बात करें तो यहाँ पर आपको 14%, यहाँ पर आपको 10%, तो थोड़ा सा यहाँ पर भी आपको कम देखने को मिलेगा। अदर इनकम की बात करें, यानी कंपनी जो है और भी बहुत ज्यादा जगह पैसा लगाती होंगी, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि लोन दे देती है किसी को, किसी का इंटरेस्ट आ रहा होता है। तो अदर इनकम जो है कंपनी का वो कितना है, वो लगभग जो है 6,000 समथिंग जो है यहाँ पर अदर इनकम 24 में करा है। अदर इनकम 2025 में कम कर थोड़ा सा यहाँ पर 1595 का हो चुका है, यानी थोड़ा सा यहाँ पर कमता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरेस्ट की बात करें तो इंटरेस्ट जो है कंपनी दे रही है, चाहे वो कहीं लोन लिया हो या फिर कुछ भी लिया हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट दे रही है वो 2024 के अंदर वो 1400 समथिंग का इंटरेस्ट यहाँ पर पे कर रही है ये कंपनी। और ये कंपनी थोड़ा सा यहाँ पर इंटरेस्ट कम हुई है, जो कि अच्छी चीज है। 938 करोड़ का जो है यहाँ पर जो है इंटरेस्ट पे कर रही है, जो कि एक अच्छी चीज है कंपनी के लिए, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं डिप्रिसिएशन की, तो यहाँ पर आपको डिप्रिसिएशन कितना मिलता है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2024 के अंदर जो है 6,000 6,500 का यहाँ पर डिप्रिसिएशन है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी अदर खर्चे हैं वो कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 6,000 6,500 का अदर खर्चे हैं। इस 2025 के अंदर भी आपको 5320 का जो है यहाँ पर जो है वो खर्चे देखने को मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर से जो है आप थोड़ा सा देख सकते हो कि ये थोड़ा आपको कमता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यानी टैक्स से पहले जो है प्रॉफिट कितना कंपनी कमाई है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर कि आप जो है यहाँ पर 5,000 समथिंग का जो है यहाँ पर प्रॉफिट टैक्स से पहले कमाई है, अभी टैक्स जमा नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 25, और यहाँ पर 25 के अंदर 5,561 का जनरेट किया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आफ्टर टैक्स है। टैक्स जब पे किया जाता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो 40% का टैक्स दिया जा रहा है। तो इसको हिसाब से जो है यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर 28% का टैक्स दिया जा रहा है। तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर 2024 के अंदर जो है वो 3450 देखने को मिल रहा है, 25 के अंदर आपको 4,000 का देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट। लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लगभग 700 करोड़ का यहाँ पर जो है यहाँ पर डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। 600-700 करोड़ का यहाँ पर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है और धीरे धीरे करके आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ईपीएस की बात कर लेते हैं। ईपीएस क्या होता है गाइस, पहले मैं आपको बता देता हूँ। ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, है ना। अर्निंग पर शेयर कितना है, तो एक शेयर पे कितना जो कंपनियां हैं वो कमाई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे एक शेयर के अंदर जो कंपनी है वो कितना कमाई है। थोड़ा सा मैं आपको लेकर ऊपर जाता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एपीएस की। एपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर। तो एक शेयर के अंदर कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 24 के अंदर जो है 14 रुपए का प्रॉफिट, और 25 के अंदर जो है 10 रुपए का प्रॉफिट। थोड़ा सा यहाँ पर कमता हुआ
इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी हम लोग जो है यहाँ पर तो ये सब बात कर लिया है कि क्वार्टर रिजल्ट में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हम लोग थोड़ा कंपैरिजन यहाँ पर 25 के डाटा के साथ भी कर लेते हैं, जिससे कि हम लोग ओवरऑल आइडिया मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मार्च 2025 में 16,000, अभी 10,000, थोड़ा कम रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको 11,000 समथिंग, यहाँ पर 5,000, तो थोड़ा यहाँ पर भी कम रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर जो है वो 8 साढ़े 8,000 का देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको 4,000 का, तो थोड़ा यहाँ पर आपको ज्यादा इसके अकॉर्डिंग आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, यानी ये अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट किया है। ठीक है, तो ये एक अच्छी चीज है। और इसके अकॉर्डिंग अगर बात किया जाए करंट डाटा का, तो यहाँ पर करंट डाटा के अकॉर्डिंग ये जो है एक अच्छा परफॉर्मेंस अभी थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन होता हुआ आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ये तो है यहाँ पर आपको क्वार्टर रिजल्ट की। अब थोड़ा पीएनएल की बात कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की। तो प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग इस बेस पे हम लोग काउंट करेंगे कि यानी कि एक साल के अंदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है उसका डाटा यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर सेल्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है वो प्रीवियस ईयर की बात कर लेते हैं, 2024 और 2025 को ही कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो सेल यहाँ पर जो है वो 4 लाख के समथिंग है, यहाँ पर भी आपको 4 लाख के समथिंग देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा होगा, है ना, यहाँ पर आपको थोड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, तो इस सेल को जनरेट के लिए एक साल के अंदर कितने रुपए का खर्चा हुआ है यहाँ पर आपको शो हो रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे 3,48,000 समथिंग यहाँ पर आपको जो है इस सेल को जनरेट करने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर जो है ओवरऑल ये देखने को मिला है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर टोटल जो है दोनों को माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है 57,000 समथिंग, यहाँ पर आपको 55,000, तो यहाँ पर आपको थोड़ा कम देखने को मिल रहा है यहाँ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिला है। ओपीएम की बात कर लेते हैं 13%, यहाँ पर भी आपको 13%, तो यहाँ पर कुछ ज्यादा खास डिफरेंस है नहीं। इनकम की बात कर लेते हैं एक साल के अंदर, तो 24 के अंदर जो है यहाँ पर आपको 47 के समथिंग आपको जो है अदर इनकम देखने को मिला है। बात करते हैं 25 में, तो 25 के अंदर जो है वो 11,000 समथिंग का यहाँ पर जो है अदर इनकम देखने को मिलेगा। इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो कंपनी जो है इंटरेस्ट पे कर रही है अपनी तरफ से, वो है कि 7,000 साढ़े 7,000 समथिंग आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देखने को मिला है, लेकिन यहाँ पर जो है 25 के अंदर वो 5,000 का देखने को मिला, यानी कि ये कम है, यानी इसका मतलब है कि अच्छा है। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंशिएशन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको 27 का यहाँ पर डिफरेंशिएशन यानी अदरी खर्चा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ यहाँ पर डिफरेंशिएशन 2025 के अंदर 23 का देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर भी खर्चा कमा है, तो यानी कि अच्छी बात है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो एक साल के अंदर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो यहाँ पर आपको 27,000 समथिंग देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर 25 में, तो 38,651 का यहाँ पर जो है आपको जहाँ पर टैक्स बिफोर यानी टैक्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको देखने को मिलेगा। ओवरऑल टैक्स जो है पे करने के बाद जो है यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा 2027 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पर जो है वो 31,000 समथिंग का नेट प्रॉफिट है, और 2025 के अंदर 28,000 समथिंग का यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ईपीएस की बात कर लेते हैं एक साल का, तो यहाँ पर आप देख पाओगे ईपीएस पर शेयर आपको 94.47% का प्रॉफिट हुआ है। बात करते हैं यहाँ पर जो है ईपीएस 2025 का, तो यहाँ पर भी आपको जो है 75.60 का यहाँ पर जो है वो ईपीएस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है गाइस डिविडेंड पे आउट। ठीक है, डिविडेंड तो डिविडेंड 5% दिया करता था, लेकिन बीच में जीरो, कभी एक, कभी जीरो, ठीक है, कभी जीरो, तो लेकिन अभी जो है वो धीरे धीरे करके जो है 1.37 आई थिंक वो आपको दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कभी कभी टाइम ऐसा हुआ था कि 32% भी डिविडेंड दिया जाता था, है ना, ग्रोथ की। तो ये भी आपको यहाँ पर डाटा देख पा रहे 10 साल के अंदर आपको 5% का देखने को मिल रहा है। ठीक है, 5 साल के अंदर 11% का, 3 साल के अंदर 6% का कंपाउंडेड ग्रोथ रेट के बारे में भी आप देख पा रहे। तो ये इस तरह का जो है आपको यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें यहाँ पर ओवर 10 साल के अंदर तो 10% का रिटर्न ऑन इक्विटी मिल रहा है। 5 साल का यहाँ पर आप देखें तो 17% का देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी चीज है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा नीचे आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, और नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है शेयर होल्डिंग पैटर्न की। ठीक है, इसको समझना जरूरी है कि कितने लोग जो है इस स्टॉक के अंदर जो है इन्वेस्टेड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर, कहने का मतलब ये है कि कंपनी का जो भी ऑनर है वो उसको प्रमोटर कहते हैं हम लोग। ठीक है, तो प्रमोटर कितने लोग हैं यहाँ पर आप देख पा होंगे कि 2025 जून के अंदर आपको जो है 42 का देखने को मिल रहा है,
सितंबर में भी 42 का देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर किसी भी तरह का चेंजेस आपको देखने को नहीं मिला है। लेकिन 2022 का कंपैरिजन अगर करते हैं तो यहाँ पर 46 है, यहाँ पर 42 है, तो आप समझ पा रहे होंगे थोड़ा सा डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। FII 22 के अंदर बात करें तो 13% है, तो उसको बढ़ाकर 17% कर दिया गया है, और 25 जून के अंदर भी 17% है, तो कोई चेंजेस आपको यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। DI भी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अपना जो होल्डिंग है उसको इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। 22 के अंदर 15%, 25 के अंदर 17%, यानी कि बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। गवर्नमेंट का स्टॉक भी इसके अंदर जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको 0.31% का गवर्नमेंट का स्टॉक है। पब्लिक का बात करें तो 2022 में 24% पब्लिक है, और इसके अंदर थोड़ा डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है, 22% का होल्डिंग पब्लिक का है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पर आप जो है एनालिसिस कर पाएंगे कि आखिर ये स्टॉक वो किस तरह का है और हमारे लिए बेटर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको ये सब बताया कि जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी स्टॉक के अंदर देखने के लिए, वो सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बगल में घंटी का आइकन होगा उसको भी दबा दो, क्योंकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो पाए। तो ठीक है, चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।